चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम जटिल एचवीएसी सिस्टम्स को बिल्कुल एक जीवित शरीर की तरह डिकोड करेंगे। इसके मैकेनिकल दिल के धड़कने से लेकर इसके गणितीय दिमाग तक सब कुछ समझेंगे। जो लोग पहले से ही इस फील्ड की गहराई को जानते हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत ही मजेदार और काम की होने वाली है। तो आज का सफर शुरू होगा सिस्टम के दिल यानी स्क्रॉल कंप्रेसर से, फिर इसकी धमनियों यानी वाल्व्स और अंगों से गुजरते हुए अंत में हम उन जरूरी थंब रूल्स पर पहुंचेंगे जो इस पूरे डिजाइन के मास्टरमाइंड की तरह काम करते हैं। बिना किसी देरी के इस पूरे ऑपरेशन के असली दिल से अपनी शुरुआत करते हैं, जो है हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर। तकनीकी रूप से कहें तो स्क्रॉल कंप्रेसर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात इसका डिजाइन है। इसमें दो स्पाइरल स्क्रॉल होते हैं, एक अपनी जगह पर फिक्स रहता है और दूसरा उसके चारों तरफ घूमता है। इस ऑर्बिटिंग स्क्रॉल का जो ऑफ सेंटर या एक्सेंट्रिक मूवमेंट है ना, असल में वही प्रेशर बनाने का कमाल करता है। और पता है इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसके अंदर पुर्जों का कोई मेटल ऑन मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होता। इसी वजह से ये एकदम स्मूथ और बिना किसी पल्स या झटके के कंप्रेशन देता है। यही कारण है कि ये यूनिट्स फील्ड में काम करते समय बेहद शांत, कॉम्पैक्ट और सालों साल चलने वाले होते हैं। इसके अंदर चल रही इस पूरी मैकेनिकल कोरियोग्राफी को जरा इमेजिन कीजिए। रेफ्रिजरेंट सबसे पहले लो प्रेशर सक्शन पोर्ट से अंदर आता है, फिर वो सिकुड़ती हुई स्पाइरल पॉकेट्स के बीच फंस जाता है और लगातार सेंटर की तरफ तब तक दबता चला जाता है जब तक कि वो सेंट्रल डिस्चार्ज पोर्ट से एकदम हाई प्रेशर के साथ बाहर न निकल जाए। बिल्कुल एक परफेक्ट फ्लो। इसीलिए इन इंटरनल कटवे और चेंबर्स को बारीकी से समझना सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल के रहस्य को असल में डिकोड करने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, तो दिल कैसे धड़कता है ये तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और सिस्टम की धमनियों यानी चिलर सिस्टम के टिपिकल वाल्व पैकेज पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम इसका एक रैपिड फायर ब्रेकडाउन करें तो हर एक वाल्व का अपना एक बहुत ही खास रोल है। आइसोलेशन वाल्व मेंटेनेंस के वक्त चिलर को सिस्टम से अलग करता है। बैलेंसिंग वाल्व सही फ्लो और डेल्टा टी को मेंटेन रखता है, जबकि फ्लो स्विच एक बेहद क्रिटिकल सेफ्टी गार्ड है जो फ्लो रुकते ही सिस्टम को तुरंत ट्रिप कर देता है ताकि कोई डैमेज ना हो। और हाँ, इसके यूटिलिटी कंपोनेंट्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। एयर वेंट वाल्व हमेशा पाइपिंग के सबसे ऊपरी हिस्सों पर बैठे होते हैं ताकि फंसी हुई हवा को बाहर निकाल सकें। वहीं दूसरी तरफ ड्रेन वाल्व सबसे निचले हिस्सों पर होते हैं, जिनका काम सिस्टम को फ्लश और साफ करना होता है। चलिए अब धमनियों से आगे निकलकर सिस्टम के अंगों यानी हीट एक्सचेंजर्स की बात करते हैं। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, यानी वास्तविक थर्मल ट्रांसफर। इस कैटेगरी में ना वैरायटी की कोई कमी नहीं है। नॉर्मल चिल्ड वाटर या डीएक्स कॉइल से लेकर प्लेट और फ्रेम डिजाइन्स तक, और यहां तक कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडियाबैटिक व्हील्स और रन अराउंड कॉइल्स तक के ऑप्शंस मौजूद हैं। सच में एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि इन सभी अलग अलग कंपोनेंट्स की अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के दम पर बेसिक एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन से लेकर बड़े पैमाने के इंडस्ट्रियल हीट रिकवरी प्रोसेस तक सब कुछ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया जा सकता है। और अंत में चलिए इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग की तरफ चलते हैं, यानी वो ज़रूरी गणितीय थंब रूल्स जो सिस्टम को सही साइज और डिज़ाइन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 400 CFM ये नंबर एक बहुत ही हैंडी ऑन द जॉब टूल है। एयर हैंडलिंग यूनिट्स यानी AHU को डिज़ाइन करते वक्त हमेशा याद रखना होता है कि हर 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए ठीक 400 क्यूबिक फीट प्रति मिनट एयर फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और फिर आता है हमारा कूलिंग टावर मल्टीप्लायर, जो है 1.25। टोटल हीट रिजेक्शन निकालने के लिए बस कूलिंग लोड को 1.25 से गुणा करना होता है। आसान भाषा में कहें तो अगर 10 टन का चिलर सिस्टम है तो उसके लिए 12.5 टन के कूलिंग टावर की ज़रूरत होगी। सिंपल कैलकुलेशन। अब पाइप्स की बात करें तो यहाँ कैपेसिटी में आने वाला जंप सच में हैरान करने वाला है। अगर पाइप के डायमीटर को 1 इंच से बढ़ाकर दुगना यानी 2 इंच कर दिया जाए तो अधिकतम गैलन प्रति मिनट या GPM सिर्फ दुगना नहीं होता बल्कि 3 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। सीधे 12 से 40 GPM की छलांग है ना कमाल की बात। देखिए, ये फॉर्मूले सिर्फ रटने वाली किताबी बातें नहीं हैं, ये असल जिंदगी के शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि चिलर का टनेज तुरंत निकालने के लिए टोटल BTU प्रति घंटे को सीधे 12,000 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर वाटर फ्लो रेट निकालना है तो BTU को 500 और डेल्टा D के मल्टीप्लिकेशन से भाग दे दीजिए। काम एकदम चुटकियों में हो जाता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए
5 लीटर प्रति सेकंड का फ्लो रेट है, 20 मीटर का पंप हेड है और मोटर की एफिशिएंसी 75% है। तो फॉर्मूले में ये वैल्यूज डालते ही एकदम सटीक जवाब मिलता है कि हमें 1.31 किलोवाट पावर की जरूरत होगी। आखिर में सब कुछ गणित का ही तो खेल है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सिस्टम की मैकेनिकल वर्किंग को इन गणितीय थंब रूल्स के साथ जोड़ दिया जाए तो फील्ड में आने वाली मेंटेनेंस की किसी भी चुनौती को बहुत आसानी से और तेजी से डायग्नोस किया जा सकता है। पर इन सब बातों के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि किसी भी साइट पर जाने के बाद सबसे पहले किस कंपोनेंट की जांच होनी चाहिए। इस पर विचार जरूर होना चाहिए।